बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप नोटिस कर रहे होंगे कि कल से आज मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का बड़ा करम है, आप लोगों की दुआओं का कमाल है। और अगेन याद कराऊंगी, प्लीज़ इधर उधर की चीज़ें ना खाएं। मैंने खाई कुछ दिन पहले, अपना पेट का बेड़ा गर्क करके बैठ चुकी हूँ। और बाय द वे व्यूअर्स, एहतियात हर एरिया में बरतनी है, स्पेशली घर के अंदर। होता ये है कि बड़ी दफ़ा लोग कहते हैं हमने तो कुछ बाहर से नहीं खाया, लेकिन घर के अंदर ही हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जिससे हम खुद बैक्टीरिया और जर्म्स अपने सिस्टम में डाल रहे होते हैं, जिससे फिर इंसान बीमार हो जाता है। तो थोड़ी सी हमने बल्कि बहुत सी एहतियात करनी है, स्पेशली आजकल। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। भाई आज का टॉपिक तो आप सोचे कि जैसे मेरी एक दुखती रग है। वो क्यों एक दुखती रग है? क्योंकि रिसेंटली मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है और मुझे पता है कि मेरी इस इंसिडेंट के बारे में जब मेरी टीम को पता चला तो उन्होंने सोचा इस पर भी हमें प्रोग्राम करना चाहिए। जबकि व्यूअर्स हमें, अच्छा मैं बात करूँगी ऑनलाइन की और बेसिकली सोशल मीडिया पे, और जब हम चीज़ें ऑर्डर वगैरह कर रहे होते हैं हमें किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। होता ये है व्यूअर्स के ऑनलाइन हम कोई चीज़ देखते हैं, हमें वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। अगर ऑर्डरिंग की बात करूँ, जो एक्चुअली जो इंसिडेंट हुआ पहले वो शेयर करती हूँ, उसके बाद कौन सी 5 चीज़ें हमें ऑनलाइन पोस्ट नहीं करनी चाहिए जो हमारे लिए आज नहीं तो कल एक बहुत डेंजरस और नुकसानदेह चीज़ बन सकती हैं। मेरे साथ हुआ ये कि मैं ट्रैवल करी थी। मैं पहले टोरंटो में थी, टोरंटो के बाद मैं सैन फ्रांसिस्को गई। ये 2 हफ्ते का मेरा टेन्योर था। हमजा मेरे साथ था, उसको वापस यूनिवर्सिटी छोड़ना था, उसका अपार्टमेंट सेटअप करना था। अच्छा वो सारा कुछ कर सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे ऑब्वियसली जब बंदा वापस आ रहा होता है तो चॉकलेट्स वॉकलेट्स ये वो चीज़ें। अच्छा मैंने 4-5 चीज़ें अपने कार्ड पे, अपने क्रेडिट कार्ड पे ऑर्डर की। मैं पाकिस्तान पहुंची, जो चार्जेस थे वो तो थे, लेकिन कोई मतलब फ्यू लाख रुपीज़ मेरे अकाउंट से गायब हो गए। अच्छा मेरा त्राह निकल गया क्योंकि मैंने कहा मैंने तो फर्स्ट को सैलरी और चीज़ें देनी है, तो ये किधर से गायब हो गए पैसे। मैंने फ़ोन किया बैंक को, मैंने कहा जी एक इतना अमाउंट और एक इतना अमाउंट, एक तो 45,000 का था और एक 2,83,000 का था। 2,83,400 या कुछ था। अच्छा मज़े की बात ये कि वो एग्जैक्ट 1,000 US डॉलर थे और जो दूसरा अमाउंट था वो 45,000 रुपीज़ थे। किसी ने मेरा जो कार्ड का नंबर है वो किसी ने कैप्चर किया और उस कार्ड को फिर यूटिलाइज़ किया किसी और जगह पे। किसी ने ऑनलाइन 2 चीज़ें खरीदी। अभी भी वो केस पेंडिंग में है और वो मतलब हल की तरफ ही जा रहा है। बट बेसिकली मुझे फिर बैंक से रब्ता करना पड़ा और उन्होंने कहा मैडम आपने किसको अपना कार्ड नंबर किसी को दिए वो। फिर जब पूरी तशखीस की तो पता चला कि इवन एयरपोर्ट पे जो मशीन्स वगैरह, किसी भी जगह जो मशीन्स होती हैं, कभी कभी वो आपका नंबर कैप्चर कर लेती हैं और वो नंबर जो है फिर लोग रीयूटिलाइज़ करते हैं अपने और पैसे निकालने के लिए या किसी और जगह पे। 1-2 यूजुअली लोग करते हैं इस तरह की परचेजेस, ज़्यादा नहीं करते वरना तो ऑब्वियसली बंदा फ़ौरन पकड़ा जाता है। जिसने भी किया उनको लगा कि शायद मैं रियलाइज़ नहीं करूँगी, लेकिन ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज़ से ज़्यादा, 3,20,000 3,25,000 एक रकम होती है और मतलब बहुत बड़ी रकम है। मेरे जैसे बंदे के लिए तो बड़ी है, शायद किसी के लिए ना हो बड़ी। खैर हमने उसके लिए अप्लाई किया और अब 2 से ढाई महीने के बाद मसला हल होने के पैसे वापस आएंगे। कितना बड़ा स्यापा पड़ गया व्यूअर्स। सो इवन दो आजकल हर जगह ऑनलाइन ही पेमेंट्स होती हैं, आप कोशिश करें कि जब आप पेमेंट करें तो किसी ऐसी जगह पे ही करें, या अगर ऑनलाइन भी पे करें कि जो मुस्तनिद सोर्स हो और जो आपको लगे कि एक वेरीफाइड है। रैंडम जगहों पे किसी बंदे का नाम आ रहा है और उसका अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप वहाँ पे परचेसिंग ना करें। दूसरी चीज़ जिसका हमें ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि जब आप इस तरह से ऑनलाइन आप जब चीज़ें ख़रीदते हैं, अपने कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो कहीं पे अपने पास नोट कर लिया करें या एटलीस्ट अपने जहन में इस चीज़ को रखें क्लियर कि मैंने ये चीज़ें ख़रीदी थी। अब उन्हीं चीज़ों के बीच में अगर 2.5-3 लाख रुपए गायब हो गए तो किसी को क्या पता चलेगा। अगले ने तो यही सोचा होगा जब उन्होंने ये हरकत की। सो बहुत ख़ास ख्याल किया करें। मैं तो सच्ची बात है बड़े दिनों से दुखी बैठी हूँ कि मेरे पैसे गायब हो गए, और कुछ नहीं तो बंदा अपने लिए कुछ ले लेता, घर के लिए कुछ चीज़ बड़ी ले लेता, तो पैसे गायब हो गए। आ जाएंगे, लेकिन वही वाली बात है ना कि जब तक ऐसा मैटर रिजॉल्व होता है। तो सोशल मीडिया पे हम लोग बड़ी चीज़ें जो हैं रेगुलरली शेयर करते हैं। आपको याद होगा एक ज़माने में फेसबुक चेक इन नया नया आया था, तो हर बंदा जो है वो अपना चेक इन कर देता था कि हम यहाँ पे, हम वहाँ पे, मतलब इस जगह पे इस वक्त बैठे हुए हैं। मेरे साथ भी ये इंसिडेंट हो चुका है। फ्यू ईयर्स अगो नया नया जब वो चेक इन आया तो मैंने ना इसी तरह अपना चेक इन किया एक रेस्टोरेंट में। बच्चों के साथ, मतलब हमजा था उस वक्त, तो हसन, नूर पैदा ही नहीं हुई थी, हसन छोटा सा था, मेरे हस्बैंड थे, हम लोग कहीं खाने पे गए और मैंने वैसे ही वहाँ पे ना फेसबुक का चेक इन लगा दिया कि मैं वहाँ पे आई हूँ। लो जी व्यूअर्स, कोई 40-45 लोग पहुँच गए तस्वीरें खिंचवाने के लिए।
तो बात ये है कि याद रखिए कि जब आप इस तरह से चेक इन करते हैं या अपनी लोकेशंस बताते हैं या ये बताते हैं, तो आप बेसिकली जो भी आपके फॉलोअर्स हैं आप उनको ये बता रहे हैं कि मैं इस वक्त इस जगह पे मौजूद हूँ। क्या वो चीज़ आपको वारा खाती है, क्या वो एक सेंसिबल चीज़ है, ये आपको सोचना है बिफोर यू पोस्ट। प्लस अगर आप पब्लिक फिगर है तो आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए, और अगर आप पब्लिक फिगर नहीं है तो फिर भी देखें कि आपके बड़े लोग होते हैं जो पब्लिक फिगर नहीं होते, जिनका अपना पर्सनल अकाउंट ही होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह का, लेकिन उस पर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए अपनी लोकेशन और अपनी जगहें वगैरह बताने की। अपनी डेली रूटीन भी आपने व्यूअर्स नहीं शेयर करनी, क्योंकि जब आप डेली रूटीन शेयर करते हैं कि जी इस वक्त मैं उठती हूँ, उस वक्त मैं ये करती हूँ, फिर इस टाइम मैं अपने बच्चों को इस स्कूल पे छोड़ने के लिए जाती हूँ, फिर उस स्कूल से मैं वापस अपने घर आती हूँ, फिर मैं तैयार होती हूँ, फिर मैं वहाँ से अपने पीटीवी के दफ्तर जाती हूँ, पीटीवी की लोकेशन ये है, अच्छा उसके बाद फिर जिस पार्लर में जाती हूँ उसकी लोकेशन ये। आप बेसिकली अपनी सारी लोकेशंस लोगों को बता रहे हैं, और इतना ज़्यादा अपने लाइफ और अपनी ज़िंदगी को पब्लिक करने का मतलब ये है कि आप, कोई इंसान बदनीयत हो या किसी गलत इंटेंशन से आपसे कांटेक्ट करना चाहता हो या आपको तंग करना चाहता हो, तो आप उसको पूरा हथियार दे रहे हैं आपको अटैक करने के। अपना चेक या बैंक अकाउंट का स्क्रीन शॉट कभी भी नहीं शेयर करना चाहिए। अपने चेक की और अपने बैंक अकाउंट की स्क्रीनशॉट कभी नहीं शेयर करनी। अगर शेयर करना है तो आप अकाउंट नंबर शेयर कर सकते हैं, वो तो ऑब्वियसली अगर आपकी किसी ने पेमेंट करनी है या वटेवर। और अगेन मुस्तनिद और वैलिड सोर्स को, लोग ना अक्सर चेक की तस्वीर भेज देते हैं कि ये आप ले लें, बट होता ही है कि उसको गलत तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। अकाउंट नंबर, आपका नाम और आपकी ब्रांच के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्यों पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी दे देते हैं? आई बैन नंबर भी आ जाता है, फिर चेक की शक्ल भी आ जाती है। कोई भी इंसान कोई भी शेडी काम कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा घर के बाहर का व्यू, अपने घर की बाहर की पोस्ट। हमारे एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी को एक्चुअली अपना घर शिफ्ट करना पड़ा। फॉर्चुनेटली वो रेंटेड घर में रहते थे तो उनको मसला नहीं इतना हुआ। हमारे ही मीडिया के एक पर्सनालिटी के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने इस तरह करके वीडियोस वगैरह बनानी शुरू की, तो यूट्यूब पे 2-3 दफ़ा घर के बाहर की तस्वीर, पूरा घर का एड्रेस, सारा कुछ, तो उनको लोगों ने घर आके हरास करना शुरू कर दिया। घर के बाहर लोग आ जाते थे कि फ़लाँ को बाहर बुलाएं। अब व्यूअर्स, कोई भी इंसान, मतलब कितना भी पब्लिक फिगर हो, उसको ये तो नहीं पसंद आएगा ना कि उसके घर के बाहर लोग पहुंच जाएं। फिर उस बंदे को अपना एड्रेस चेंज करना पड़ा, और उन्हें एक वीडियो में शेयर भी किया कि मैंने अब इसलिए घर के बाहर की वीडियोस और गलियों की, और घर के बाहर जिस तरह गेट के बाहर हम अक्सर हम लोगों का एड्रेस लिखा होता है, स्ट्रीट नंबर लिखा होता है, तो उन्होंने बिल्कुल शेयर करना छोड़ दिया। बिकॉज वही वाली चीज़, लोग आपके घर तक पहुँच जाते हैं, और इतना ज़्यादा एक्सपोजर लोगों को अपनी पर्सनल स्पेस का व्यूअर्स नहीं देना चाहिए, आप चाहे कितने भी बड़े पब्लिक फिगर हो। फिर अपनी वेकेशंस और ट्रैवल प्लान्स। व्यूअर्स, अपनी वेकेशंस, अपने ट्रैवल प्लान्स, कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये ज़रूरी चीज़ नहीं है। मतलब जैसे कि बड़ी दफ़ा लोग लिखते हैं 3 दिन बाद मैं दुबई आ रही हूँ, या नेक्स्ट वीक हॉलीडेज़ पे जा रही हूँ। देखिए, इसमें चोरों को आप ओपन इनविटेशन दे देते हैं। अब अगर आप जा रहे हैं 3 दिन बाद बाहर, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है ना कि घर बंद करके जा रहे हैं। अब मेरे तो घर में माशाल्लाह जानवर इतने हैं कि घर को बंद ही नहीं किया जा सकता। डॉग्स भी हैं, कैट्स भी हैं, तो हमारा तो अल्लाह का शुक्र है घर हर वक्त ही ओपन होता है। चाहे हम महीने के लिए भी कहीं जाएं, घर रनिंग फंक्शनल हालत में होता है, क्योंकि या तो आपा होती हैं या मेरी अम्मी आ जाती हैं या कोई होता है, तो घर हमारा बंद नहीं होता। लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा केस हुआ है कि उन्होंने पोस्ट किया, किसी बदनीयत इंसान ने चोरी करनी थी, जिस दिन वो लोग निकले पाकिस्तान से बाहर, उसी दिन रात को डकैती करके आधा सामान उनका घर का गायब या सारा सामान गायब। सो इस चीज़ का खास ख्याल करना है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं इसलिए कह रही थी कि अपनी वेकेशंस का और अपने ट्रैवल प्लान्स ही शेयर करना कि आपकी नज़र लग जाएगी। मैं नज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही, नज़र तो बरहक है, वो तो लग ही जाती है, लेकिन उसी के साथ साथ एक डेंजरस चीज़ ये है कि आप लोगों को बता रहे हैं आप घर पे नहीं हैं, आपका घर ओपन है, एक्सेसिबल है। सो ये भी एक डेंजरस चीज़ है। एंड देन फाइनली अगर आप बात करें तीसरी चीज़ की, तो जॉब हाउंटिंग और घरों की पोस्ट्स जो है वो लगाने के ज़रा सा ख्याल किया करें, क्योंकि होता ये है कि हम जैसे कोई जगह रेंट पे ढूंढ रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे ओपनली पोस्ट करेंगे तो वो बाकी लोग भी देख लेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप जगह ढूंढ लें, उसको फाइनलाइज कर दें, फिर आपने शेयर करना है तो करें, बट फिर भी आपने अपने घर का एड्रेस और लोकेशंस और चीज़ें नहीं बतानी है। आजकल बहुत से यूट्यूबर्स पे मैं हैरान होती हूँ कि वो शेयर करते हैं जी हमने फ़लाँ जगह पे घर लिया है, हमने DHA में घर लिया है, फ़लाँ ब्लॉक में घर लिया है, फ़लाँ गली में घर लिया है, और ये हमारा घर है। घर का बाहर का आपने एरिया भी दिखा दिया, आपने एग्जैक्ट लोगों को लोकेशन बता देते हैं। सो
मतलब स्पेशली अगर आप घर पे अकेले होते हैं या आपके साथ ज़्यादा लोग नहीं होते, सो कोशिश करें कि आप अपने आप को जितना सेफ रख सकते हैं रखें, और ऑनलाइन की पोस्ट वगैरह जो हैं वो करना अवॉइड करें। देखिए हज़ारों चीज़ें हैं जिस पे आप बात कर सकते हैं। वही वीडियो जो आप बना रहे हैं जिसमें आप घर का एड्रेस दिखा रहे हैं, वही वीडियो में आप अंदर की चीज़ें दिखा दें, गार्डन दिखा दें, गेट के अंदर के मामलात दिखाएं। सो थोड़ा बल्कि बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स लिटरली ऑलमोस्ट लोग ऐसे करते हैं कि जैसे अपने घर के दरवाजे की चाबी लोगों को दे देते हैं और सारी जगहें दिखा देते हैं। ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारी प्यारी सी शेफ तैयबा हमारा इंतज़ार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन। कैसी आप? मैं तो ठीक हूँ, आप अपना बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपकी दुआएं हमेशा, जब मेरी बहन मेरे साथ है मुझे किस चीज़ की टेंशन है। आज वैसी एनर्जी का एक्स्ट्रा बूस्ट मिल गया। कल मेरे साथ हमारी प्यारी आमू थी, आमना इलियास थी, और आज आप हैं, तो एटलीस्ट मेरे बीमारी के दिन सुकून से निकल गए। तो मुझे ये बताइए शेफ तैयबा कि ये जो मैं ऑनलाइन की बात कर रही हूँ, देखिए आप एक माँ हैं और आप एक बहुत विजिलेंट माँ हैं। मैंने आपको देखा है, आप अपने बच्चों पे बहुत तवज्जो देती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपके लिए, हर माँ के लिए होता है, लेकिन फॉर यू बीइंग अ वंडरफुल सिंगल पेरेंट, आपने हमेशा अपने बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट रखा है कि आपकी कुल कायनात आपके बच्चे। सोशल मीडिया हमारी जो ये कुल कायनात है, हमारे जो बच्चे हैं उनको बड़ी डेंजर जोन में ले आती है। आप क्या कहेंगे? डियर, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी तो खैर बच्चों को मैंने अलाउ नहीं किया हुआ, बिल्कुल एक्सेस नहीं है उनकी सोशल मीडिया पे। मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ एक स्कैम हो चुका है। अगर आपकी इजाज़त है तो मैं थोड़ा सा प्लीज शेयर करें, क्योंकि हमने बाय द वे सेकंड हाफ ऑफ द प्रोग्राम में अभी तो आज हम एक वेब डिज़ाइनर, एक 10 साल का बच्चा जो वेब डिज़ाइनर है वो भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके बाद हम पूरा फोकस करेंगे इन ऑनलाइन स्कैम्स पे। एक तो कैसे अवॉइड करें, बिल्कुल, और दूसरा तैयबा जी अगर ये स्कैम आपके साथ हो जाए तो करे क्या। होता ये है कि लोग मौके पे नहीं बताते, बिल्कुल अपने एंड पे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, टाइम इतना गुजर जाता है कि फिर कोई कंपनी भी आपको हेल्प नहीं कर सकती, जैसे FIA वगैरह। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके साथ क्या हुआ? जी जुगन, उसमें ये हुआ था कि मेरा व्हाट्सएप के थ्रू हुआ था। लाइक मेरी एक यूनिवर्सिटी कोलीग थी, तो उसका मुझे पता था, क्योंकि हम फ्रेंड्स भी थे बहुत अच्छे, तो मुझे पता था कि वो 4 बहनें हैं, उनका एक भाई है। तो उसका ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, वो नंबर सेव था। उसने कहीं जो हमारा साइकोलॉजी का जो ग्रुप बना हुआ था उसमें सुबह का इन्फॉर्म कर दिया हुआ था कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ होना था तो मैंने वो देखा ही नहीं ना ग्रुप उस दिन। तो मुझे मैसेज आया उसके नंबर से कि तैयबा इस तरह ना एक एमरजेंसी है, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, कल मेरे हस्बैंड की सैलरी आएगी तो मैं आपको ना रिटर्न कर दूंगी। अब उसने जो मुझे मेडिकल इमरजेंसी बताई कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है। अब देखें ये घर के मामला सबको तो नहीं पता होते, मेरे कोई सेकंड थॉट ही नहीं आई ना। मेरी सैलरी भी ट्रांसफर थी, मैंने कहा चलो कल तो आ जाने वापस, कोई बात नहीं। मैंने उसको ना सेंड कर दिया, मतलब मैंने कॉल करके चेक नहीं किया। ये जो सबसे बड़ी मेरी गलती थी वो ये थी कि मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया कि भाई आया। मैं उसको एक दफ़ा खैरियत पूछने के लिए ही कॉल कर लूँ, और मेरे साथ एग्जैक्ट यही चीज़ हो चुकी है, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में। इसी तरह मेरी एक मुँह बोली मदर है, मैं उनको अम्मा बुलाती हूँ। अम्मा जान को फ़ोन आया किसी का पैनिक में कि जी मुझे पैसों की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा वो नंबर जानती थी उस नंबर को, उस बंदे ने उनको ना व्हाट्सएप से कॉल की और कहा कि अच्छा नहीं, बंदे को पहचानती थी, आवाज़ पे उनको ने कहा कि मैं बड़ी इमरजेंसी में, अम्मा प्लीज़ हेल्प कर दे ये वो। अच्छा जी मैं आपको अकाउंट नंबर भेज रहा, पैसे भेज दीजिए। उसने फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा, अम्मा को उसने अकाउंट इन्फॉर्मेशन भेज दी, कुछ पैसे उनके पास थे उन्होंने भेज दिए, और 4-5 जिस तरह उनके मुँह बोले टाइप बच्चे मुझे और अपनी औलाद को भी उन्होंने कहा। अच्छा सब ने सोचे समझे बगैर जो उन्होंने अकाउंट इन्फॉर्मेशन भेजी उस पर पैसे भेज दिए। बाद में उनका मुझे मासूम सा एक फ़ोन है कि बेटे वो पैसे तो आपने भेज दिए, मेरा फ़र्ज़ बनता है बताना कि वो कोई चोर टाइप था लड़का। मैंने कहा आप स्कैमर के हाथों क्या हुआ? पता ये चला कि उनके कोई कज़न थे, उनके कज़न ने कॉल की, जाना पहचाना उनको नंबर लगा, वो नहीं था जो था। उसने कहा अम्मा मैं प्रॉब्लम में हूँ, ये वो समझी कि उनका कज़न है। उसको उसने अकाउंट इन्फॉर्मेशन भेजी, नाम भी कुछ पता, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता क्या हुआ, बट उनको स्कैम किया। उन्होंने आगे अपने लोगों को उनको बताया, उस बंदे को कोई 1.5 लाख रुपए, हर किसी ने 15, किसी ने 20, किसी ने 10 करके भेज दिए, और वही वाली चीज़, वो पैसे गए, वो बंदा, वो नंबर ब्लॉक, वो सब कुछ बंद। जुगन ये इतना बड़ा मैकेनिज्म है, मतलब इतना ये वेल सेटल्ड है कि जब मुझे उन्होंने नंबर शेयर किया ना जिस पे मैंने पैसे ट्रांसफ़र करने थे, मैंने जब वो सेव किया तो वो किसी मेडिकल मतलब उसका था ना, किसी हॉस्पिटल का था उनका वो नंबर। अब वहाँ से भी आपको कोई डाउट नहीं आता कि भाई ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। हम अभी ब्रेक के बाद में इस पर मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि हमने ट्रिब्यूट भी पेश करना है उमर शरीफ साहब को, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो हम इस टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे कॉन्वर्सेशन।
यूएस एक ये वाली भी चीज़ चल रही है, बहुत से आपने देखा होगा कि मतलब मैसेजेस आए हुए हैं कि भाई अगर आपको कोई डिलीवरी सर्विस जो है मैसेज करे कि जी कॉल करे कि जी हमें अपना फ़लाँ कोड भेज दें या अपना CNIC का नंबर शेयर करें, तो आपने बिल्कुल नहीं शेयर करना। उसकी बेस पे भी लोग स्कैम्स कर रहे हैं, हैक कर रहे हैं अकाउंट। सो प्लीज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी। ब्रेक में जाना है, ब्रेक के बाद शेफ तैयबा का किचन होगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई दो बहुत ही ब्रिलियंट और कदावर पर्सनालिटीज हमारे साथ हैं। एक पर्सनालिटी का तो एक्चुअली कद बहुत ज़्यादा है और दूसरी पर्सनालिटी के ज़रा नन्हा सा कद है, लेकिन दो बड़े ही ब्रिलियंट लोग हमारे साथ हैं आज। ऑफ कोर्स इन फोकस हमारे मुल्क के यंगेस्ट वेब डिज़ाइनर हैं एंड पढ़ रहे हैं ये फ्रॉम ब्रेन्स ग्रुप ऑफ IT कॉलेजेस। एंड अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये अभी 10 साल के भी नहीं हैं। एक्चुअली मैंने इनके एक दो इंटरव्यूज़ देखे ऑनलाइन, मैं भी इनको फॉलो कर रही थी। बड़े ही ब्रिलियंट यंग मैन है, 4th जमात में पढ़ते हैं। तो इन्होंने 10 साल कहा तो मैंने कहा अब तो 11 साल का हो गया होगा। भाई 29 अक्टूबर को तो हमारी 10वीं सालगिरह है। हमारे साथ है सैयद जागीर अली अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुपर हीरो, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक पुराने ज़माने की फिल्म होती थी, लोग कहते थे, वो कहता था ठाकुर मुझे ये हाथ दे दो, हम कहते हैं ठाकुर ये ब्रेन हमें दे दो। क्या बात है, माशाल्लाह मेरा बेटा। अभी आपसे मैं मज़ीद बातचीत जानूंगी, लेकिन हमारे साथ एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं जिन्होंने डायरेक्टली इस ब्रिलियंट यंग मैन को अपने विंग के अंडर लिया। अब ये है कौन? एक्चुअली ये प्रेसिडेंट हैं टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन के, चेयरमैन हैं ऑफ ब्रेन्स ग्रुप ऑफ IT कॉलेजेस के, काशिफ इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काशिफ साहब जी ये हीरा, जी ये ब्रिलियंट यंग मैन, आपने तो ऐसे किया कि जैसे इसको गोद ही ले लिया माशाल्लाह हाँ से। जी। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन के पॉइंट ऑफ आपने एक्चुअली ये प्रूव किया कि उस्ताद जो है या आपका मेंटोर जो है वो बाकायदा पेरेंट्स के लेवल की ही रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। हम क्यों कहते हैं कि असातिज़ा हमारे रूहानी माँ बाप होते हैं? जी हाँ। क्योंकि जितनी मेहनत हम घरों पे करते हैं अपने बच्चों पे, अगर आप टेक्निकली देखें, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमारे असातिज़ा, हमारे मेंटोर्स, हमारे टीचर्स, ऐसे लोग जो फैसला करें कि भाई डजेंट मैटर कि मैं किस पोजीशन, किस पोस्ट पे बैठा हूँ, मुझे ये बच्चा या ये बच्ची इसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है। खैर सर खुद ही कहानी हमारे साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो सर जी, आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? मेरी कहानी असल में जब मैं 3 years old था तब मैंने कंप्यूटर के साथ काफ़ी ना बाबा के कंप्यूटर से छेड़ाछाड़ी करना शुरू कर दी। और जब मैं 4 years old हुआ तब मेरे अच्छा, पहले ये शट बताओ भाई बहन कितने हो? 2 2। और आप छोटे हो कि बड़े हो? सबसे बड़ा। अच्छा, यानी कि फर्स्ट चाइल्ड, और आपने 3 साल की उम्र पे कंप्यूटर्स के साथ फनकारी शुरू हाँ कर जी। दी। अच्छा, मना नहीं करते थे घर वाले? थोड़ा बहुत तो कहते थे। ठीक है। अच्छा, उधर आपने शुरू किया, फिर क्या हुआ? फिर जब मैं 4 year old हुआ मुझे यानी कि शट डाउन करना आ गया, ऑन करना आ गया, सब कुछ करना आ गया, मैं गेम्स भी खेलने लग गया। पर जब मैं 8 year old हुआ ना, मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो मैंने अपने बाबा को कहा कि मुझे किसी ऐसी जगह पे डाले जहाँ पे मेरे लिए भी फ़ायदेमंद हो और मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद हो। मुल्क के लिए भी फायदे, मुल्क के लिए भी मैं चकड़े फ़ायदेमंद जाऊँ हो। आपके। और फिर बाबा भी मुझे इस फील्ड में लाना चाहे थे, IT की फील्ड में। तो बाबा मुझे इस फील्ड में लेके आए। सबसे पहले तो मैंने फिर SEO किया, फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया, फिर मैंने बेटा ये दूसरी वेब तालीम डेवलपमेंट साथ किया। कंटिन्यू कर रहे हो अपनी, जैसे मैट्रिक, FA, Yeah, मतलब या मैं O कर लेवल रहा से लेवल, वो भी साथ साथ चल रहा है? साथ माशाल्लाह। क्योंकि मैं जब ये आपका सब देख रही थी ना, तो मेरा एक जुबान में सवाल आया, मैंने कहा कि बाकी पढ़ाई छोड़ दी, मतलब ये भी और वो भी दोनों साथ चल रही हैं चीज़ें? साथ या दोनों चीज़ें साथ। ठीक है। तो अब 8 इयर्स पे फिर क्या हुआ? 8 years में फिर बाबा ने मुझे ना सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग करवाया, ठीक है। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाया, फिर मुझे SEO करवाया, फिर उन्होंने मुझे ना वेब डेवलपमेंट में लेके आए। सही। तो ये यंग मैन आपको कैसे टकरे? देखिए चेयरमैन जो होते हैं, जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप अब उस पॉइंट और उस फेज से निकल चुके हैं जहाँ पे आपने दफ्तरों में जाके बैठना है। आपका काम तो आउट ऑफ ऑफिस जी। ज़्यादातर होता है, जी। मीटिंग्स ये वो वटेवर, तो आपका तो डायरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ तो कम ही है जी। लिंक। तो आप इस तरफ कैसे, ये क्या मामला हुआ? मेरा एक बार विजिट हो रहा था, आई वाज ऑन द राउंड,
अपने वॉल्टन कैंपस में, ये वहीं पे पढ़ता है। तो जब मैं विज़िट कर रहा तो मैंने गुजरते हुए इस बच्चे पे देखा, मैंने यही सवाल किया कि ये बच्चा कौन है, ये किसका बच्चा आया हुआ है? ये कौन है। मुझे लगा कि ये बच्चा जो है ये शायद किसी के साथ आया है। मतलब कुछ जिस तरह होता है ना कि कोई स्टूडेंट है, कोई औरत है, मैरिड वुमन है, वर्किंग वुमन है, बच्चा है उसका, तो वो शायद अपने बच्चा ले आई है, तो किसी स्टाफ ने कंप्यूटर पे बैठा दिया कि चल बेटा तू खेल जब तक माँ पढ़ रही है, वो फैसिलिटेट करने के लिए। तो मैंने पूछा अपने प्रिंसिपल से कि इसकी एज बहुत छोटी है, तो हमारी एक सीट ज़ाया तो नहीं हो जाएगी, ये क्या कर पाएगा? उन्होंने कहा जी हमने इसका पूरा इंटरव्यू लिया है, इसे बहुत पोटेंशियल है। मैंने कहा इसको मेरे ऑफिस लेके आए। जब मैंने इससे मुलाकात की तो मैं हैरान हो गया इसका कॉन्फिडेंस लेवल देख के, और मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मुझे इस तरह के जो बच्चे हैं इनका मेंटोर बनना है और मुझे काम करना है। उस तरह से तो आप बहुत काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको मैंने आगे भी हाँ। तकलीफ देनी है हमारे प्रोग्राम के लिए, कुछ मुझे आपसे गुफ्तगू करके बात जो आप गवर्नमेंट के साथ मिलके काम जी कर हाँ, रहे वो हैं, भी जो हम आपका करते ग्रुप हैं। कर रहा जी। है, सलाम पेश करते हैं कि एक तो आपने एक बच्चे को अपने विंग के अंदर डायरेक्टली लिया, लेकिन जो आप बहुत से यंग लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करके, हम उस पर भी इंशाल्लाह जी हम वो भी करते हैं। वो भी करते हैं। तो अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, जब इनसे मुलाकात हुई उस वक्त कैसा लगा? जब वो गुफ्तगू हो रही थी तो क्या हुआ? इन्होंने बुलाया ऑफिस में, जान नहीं निकली कि आया है मुझे डांट तो नहीं पिटने वाली? मैं काफ़ी यानी कि मैं काफ़ी सा डर गया कि पता नहीं मैंने कोई गलत तो नहीं कर दिया, असाइनमेंट गलत की, या मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, अपनी कोई लड़ाई भी मैंने नहीं की, तो ऐसा हो क्या गया। तो जब गया उन्होंने कहा आप में बेटा कॉन्फिडेंस बहुत है, मैंने कहा जी है। उनने फिर यानी कि मेरा काम देखा, उनको काफ़ी अच्छा लगा, फिर तब से फिर ये ना काफ़ी ऑफिस में बुलाने सुनाने लग गए। फिर यानी कि मेरे से पूछते आज क्या किया आपने, कल क्या किया, असाइनमेंट अपनी दिखाओ, असाइनमेंट दिखाई गई थी, काफ़ी अच्छा किया, कि कोई गलती होती सर के बाद ये भी चेक करते कि आपने थोड़ा सा गलत किया, इसको यहाँ पे आप सही करो। मैंने काफ़ी सारी हेल्प भी की थी, जो कि यानी कि मेरी क्लास ले रहे थे जौन से सर, उनको छोड़ के इनने भी मेरी काफ़ी हेल्प की थी उसमें। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। Yes, I did. एक माँ होने के नाते मैं आपका जी। शुक्रिया अदा करती please, हूँ। thank you. अगर हर इंसान हमारे मुल्क के बच्चों के लिए इस तरह से एफर्ट करे तो क्या पॉसिबल है कि हमारा कोई भी बच्चा बेरोज़गार होगा नहीं। या कोई भी घराना भूखा सोएगा? क्योंकि एक अच्छा कमाने वाला मेंबर फैमिली में आ जाए तो आपको भी पता है बॉस और मुझे भी पता है कि पूरा ख़ानदान खुशहाल हो जाता है। जी आपने इसको अंडर योर विंग तो ले लिया, बट आपने इसके लिए सोचा क्या है सर? इसके लिए देखें मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमारे जो इस तरह के एज ग्रुप के बच्चे हैं इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये लोग जेनजी से भी आ गए, ये अल्फा हैं, क्योंकि इनका दिमाग स्पंज की तरह बहुत है, तेज। ये वो अब्जॉर्ब करता है जो हम 18 साल की उम्र पे नहीं कर पाते। जी। अब इन बच्चों ने, इनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपका इस वक्त इंटरनेट पे रेटिंग है कि पाकिस्तान का यूथ तीसरे नंबर पे है। आफ्टर दिस कन्वेंशनल वॉर हम दुनिया में नंबर 1 आर्म फोर्सेस के तौर पे भी आ गए, एंड हम लोग ने साबित कर दिया कि इतना बड़ा साइबर अटैक किया, दुनिया हैरान हो गई कि जी ये इनकी यूथ में इतना टैलेंट है कि ये आईटी में भी इतने आगे हैं, और आपके सामने ही है कि अब पूरी दुनिया का रुझान हमारी तरफ आ रहा है माशाल्लाह। एक्चुअली मैं इसमें ये कहता होता हूँ कि 2026 के बाद टाइम इन यूथ का है, और उसके अंदर इतना काम आएगा कि हमसे संभाला नहीं जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, बीइंग इज मेंटोर, क्योंकि अब मेरे इनके फादर के साथ भी जो है वो इंटरेक्शंस होती हैं, इसको जॉब ऑफर हुई है, ये आपको खुद बताएगा, क्योंकि इसने पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखी, मुझे भी रख लो साथ पोस्ट नौकरी लगाई, पे। इसको जॉब ऑफर होगी। अच्छा बताओ ना फिर क्या हुआ? इसे पूछे। तो सर ने मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक असाइनमेंट दी कि ना आप अपने लिए कोई भी एक आईडी बनाएं, उस पर जो भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं ना, कोई छोटा सा बिज़नेस, उसकी आप आईडीज़ बनाएं सोशल बुक मार्केटिंग वेबसाइट्स पे, और आप उस पर पोस्ट करें। मैंने इसी तरह की पोस्ट की, उसकी एसईओ की, उसकी मार्केटिंग की मैंने, मुझे वहाँ पे 2 जॉब ऑफर आ गई। एक जब मैंने एक को सिलेक्ट किया तो मेरी पढ़ाई साथ से चल रही थी, तो मैंने ना यानी कि वो कह रहे थे कि आप हमारे ऑफिस में आके काम करें, मगर मैंने उनको ये बात रिजेक्ट कर दी। मैंने कहा मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगा, और अभी मैं करता भी हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू से। He is saying कि आप नहीं मुझे कह रही हूँ आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं आई एम ब्लोन अवे कि माशाल्लाह एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे हर बंदा पिट रहा है कि नौकरी नहीं है। जी, and he is doing हमारे work माशाल्लाह from home. 9 साल के, नॉट इवन 10 येट, इंशाल्लाह 29 अक्टूबर 9.11 को इनकी बर्थडे, 9.11 यानी कि 29 अक्टूबर को हमारे बेटा जो है डबल डिजिट में जाएगा, वो सिंगल डिजिट का बच्चा। जी तो मेरे जैसा एंकर क्या बोले, हम में से कोई क्या बोले, ये तो ये फिर होता है भैया
अल्लाह ताला का करम। जी ये है लिविंग प्रूफ कि कुछ लोगों में इनबॉर्न टैलेंट होता है जी और वो कंप्यूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। जी। अच्छा, अब फ्यूचर प्लान्स क्या है मेरे बेटे के, करना क्या चाहते मैं डाटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। हैं, समझाओगे वो क्या होता है? डाटा साइंटिस्ट अब आपका एक ऐसा होता है, जितने भी आपके यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं हाँ वो जी। ये बनाते हैं। अच्छा, तो आप इसमें क्या इनोवेशन लाना चाहते हो? एक होता है बेटा काम करना और एक होता है इनोवेशन लेके आना। जीतता तो वो है जो इनोवेटिव होता है, राइट कि रॉन्ग सर? जी, अब बिल्कुल आपके ही सही। कॉलेज से कितने, आपके ही ग्रुप ऑफ कॉलेज से कितने लोग निकले हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी इनोवेशंस किए हैं, इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे करोड़ों क्या अरबों भी कमा रहे हैं। जी, और बिल्कुल ये ऐसा सब ही है। आपके ही उधर से निकले हैं। जी हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या इनोवेशन लाना चाहते हो? कौन सी ऐसी चीज़ आपको लगती है आईटी के अंदर जो चेंज आप लेके आना चाहते हो? चेंज मैं ये लेके आना चाहता हूँ कि जो हमारा यानी कि पाकिस्तान मुल्क है हम्म, उसमें करप्शन बहुत है। हम्म, क्यों? और सबसे बड़ी करप्शन की वजह यह है कि वो एक डिजिटलाइज नहीं है, वो एक मैनुअल है। अभी भी डिजिटलाइज नहीं हुआ पूरी तरह अब से। एक हाँ। वो Great. मैनुअल कंट्री बिल्कुल सही कहा है उसने, बिल्कुल सही ब्रिलियंट कहा। बात की है। मैनुअल कंट्री है। तो अगर तो हमारे सारे यानी कि जो जिन जिन का भी कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, अगर तो वो लोग ये आ गए इस फील्ड में, तो पाकिस्तान की करप्शन ख़त्म हो जाएगी और मैनुअल से डिजिटलाइज हो जाएगा। सारे काम आपके एक क्लिक पे काम करेंगे। क्योंकि व्यूअर्स नो डाउट बड़े बड़े इदारे, आपका पासपोर्ट ऑफिस हो गया, नादरा हो गया, ये सारे के सारे डिजिटलाइज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी छोटे लेवल पे कुछ ऐसी जगहें हैं स्पेशली जी। डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वगैरह जो नहीं हुए अभी तक डिजिटलाइज। तो जब हम पूरी तरह डिजिटलाइज होकर जाएंगे तो एक 9 साल के बच्चे को भी इस चीज़ का पता है। आप सोचें, जी। नो डाउट ही इज़ अ जीनियस, माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा खास करम है, लेकिन 9 साल के हमारे बेटे को इस बात का पता है कि करप्शन ख़त्म करनी है तो फ़ौरन डिजिटलाइज हो जाए। उसमें फिर वापस जाके कोई बैग, मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी तो मुलाकात होती थी किसी से कि आपकी आंटी हैं, अच्छा इनकी एज क्या है, 42, आईडी कार्ड पे तो 40 लिखी हो लेकिन असल उम्र 42। 42। आपको याद है? हाँ जी, हम लोग बिल्कुल। जब छोटे होते तो इसी ऐसे तरह ही की होता था, फनकारियाँ होती ऐसे थी। ही होता था। और ये भी व्यूअर्स एक करप्शन है। याद रखें, जो आपकी करेक्ट एज है वही आपकी लिखी जानी चाहिए। आप कहाँ पैदा हुए हैं आपको यही लिखना चाहिए। तो जो इन्होंने बात पिन पॉइंट की है, स्मॉल स्केल से लेके बड़े स्केल पे बहुत डिफरेंसेस आ सकते जी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? एज इन अगर आपने इस यंग मैन से काम लेना हो, जी जैसे कि ये ब्रेन्स ग्रुप का हिस्सा बन जाए, तो आप इस बच्चे से क्या काम लेंगे? देखें, इस बच्चे के पास टैलेंट बहुत है, शऊर भी बहुत है। शऊर बहुत बड़ी चीज़ है। शऊर से आपकी कौमें बनती हैं। चूँकि इसका शऊर अच्छा है, मेरी सबसे पहले इस वक्त वर्किंग होगी कि मैं इसको मज़ीद मैच्योर करूँ और पॉलिश करूँ। और फ्यूचर में ये डाटा साइंटिस्ट चाह रहा है, मैंने इसके लिए वैसे सोचा है कि इसको एआई की तरफ लाना है और साइबर सिक्योरिटीज़ की तरफ लेके आना है, जिसको आपका फ्यूचर है। Exactly. और नो डाउट कि डाटा साइंसेस है, क्योंकि ज़ाहिर है एज ग्रुप उसकी बहुत छोटी है। ही इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन मी एंड हिज फादर। तो हम दोनों आपस में डिसाइड करते हैं, फिर वो भी मुझ पे ही छोड़ते हैं कि आपने इसके लिए क्या सोचा। तो हम इसी चीज़ को लेके चलेंगे और ये आपका ऑब्वियसली उसका फ्यूचर जो का पैशन है, शौक, उसके Yes, हिसाब से। ये इसको एआई पे मैंने लेके आना है, इसको ई कॉमर्स पे भी लेके आना है मैंने। और इसके बाद अगला स्टेप होगा हमारा एआई एंड देन डाटा साइंसेस। और इन चीज़ों को करके मैं इसको आगे बहुत इंशाल्लाह ताला लेके जाऊंगा अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ये तो पढ़ाई लिखाई की बातें हो गई, मेरा बेटा इसके अलावा क्या करता है? अपने आप को पढ़ाई लिखाई के अलावा कैसे बिजी रखते हो? क्या करते हो? गेम्स खेलते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, क्या करते हो मेरा? मैं गेम्स तो कम खेलता हूँ, स्पोर्ट्स भी काफ़ी कम खेलता हूँ। ज़्यादातर जिस टाइम छुट्टी होती है। अच्छा, मुझे Sunday- स्केड्यूल बताओ। सुबह मेरा बेटा उठता है, फिर रात तक क्या रूटीन होती है मेरे बेटे की? सुबह सुबह पहले तो मैं 6 o'clock उठता हूँ। मैं स्कूल के लिए रेडी होता हूँ, फिर यानी कि मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, स्कूल जाते हैं। स्कूल से मैं वापस आता हूँ 2 o'clock। जब वहाँ से वापस आते हैं थोड़ी देर फिर अपना होमवर्क करता हूँ। होमवर्क करने के बाद फिर मैंने अपने जाना होता है कॉलेज ब्रेंस, वहाँ पे फिर मैं आता हूँ। जब वहाँ से मैं आता हूँ कम से कम 8:30 तक आता हूँ मैं। जब 8:30 पे आता हूँ तो थोड़ी देर मैं 1.5 hour रेस्ट करता हूँ। 9 o'clock से फिर मैं अपना वर्क फ्रॉम होम जो मेरा है मैं उसको शुरू करता हूँ। मेरे बेटे की नींद कब पूरी होती है? 10 बजे तक मैं वो सारा कंप्लीट कर और लेता फिर हूँ सो जाते और हैं? फिर सो और जाता सुबह 6 बजे उठते तो 8 आवर्स की नींद आपकी पूरी हो जाती है। कोशिश किया कर मेरा बेटा कि 10 घंटे सो। इस वक्त ना आपकी ग्रोइंग एज है, ग्रोइंग एज। फिजिकली ग्रोइंग एज है, तो जब आप रात को सोओगे तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, कद भी निकलेगा, सेहत भी अच्छी होगी। क्योंकि हम सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी मेरा बेटा सेहत है। सेहत होगी, खुशहाली होगी तो फिर तो कोई टेंशन नहीं होगी ना। बिल्कुल। और संडे को जब हूँ तो फिर मैं थोड़ा सा जल्दी काम कर लेता हूँ। और फिर
और फिर मैं थोड़ा सा खेल लेता हूँ। खेलता हूँ। ये बताओ कि स्कूल वालों का क्या रिस्पॉन्स होता है? एक तरफ बच्चा मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे पढ़ रहा है, दूसरा आप रेगुलर स्कूल जा रहे हो, तो उधर वाला को का इस वाली चीज़ पे क्या रिस्पॉन्स होता है? वो तो काफ़ी हैरान है, मेरे क्लास के बच्चे सुन के कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो, आप तो झूठ बोल रहे हो, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। तो एंड में सर आपका पैगाम पेरेंट्स के लिए एंड फॉर अदर मेंटोर्स, क्योंकि ऐसे ब्रिलियंट बच्चे बहुत से हैं लेकिन उनको कोई रिकग्नाइज नहीं करता, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जी, एक्चुअली जो मेरा पैगाम है वो ये कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें इस वक्त दुनिया वॉर से पहले नंबर 3rd पे ग्रेड कर रही थी हमारा, कि हमारा टैलेंट नंबर 3rd पे है। अब ये देखें कि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला ने जंग में हमें इतनी इज्जत दी और हम नंबर 1 आर्म फोर्सेस के तौर पे दुनिया में डिक्लेयर हो गए। उसके बाद दुनिया को मज़ीद हैरान किया कि हम लोगों ने साइबर अटैक करके आईटी में बता दिया कि हम आईटी में भी बहुत आगे हैं। तो लिहाजा मैं अपने यूथ को, मैं बहुत काम करता हूँ अपनी यूथ के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बिलीव करता हूँ। मेरी बेटियों, मेरे बहनों के लिए एक और बच्चों के लिए एक मैसेज है कि 2026 के बाद ये टाइम आपका है। अगला टाइम है 2020 मैच खेलने का, नॉट इवन 1 डे। कैच आपने मिस नहीं करना, काम इतना आपके पास आएगा, इतना आउटसोर्स होगा, क्योंकि पूरी दुनिया का फोकस इस वक्त आपकी तरफ है और आपके नौजवानों की तरफ है। तो आप यकीन करें कि हमारा जो टारगेट था पिछले साल का वो था $25 बिलियन का, जो हमने एक्सपोर्ट करना था सॉफ्टवेयर। हम लोगों ने पिछले साल 4 बिलियन, इस साल 8 बिलियन। तो ये टारगेट इंशाल्लाह अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बिलीव है कि जब आपका मुल्क बनेगा, हर इंडिविजुअल बनेगा। सो इंडिविजुअल पे वर्किंग करना हमारा काम है, बीइंग ए मेंटोर। और मुझ जैसे लोग, मेरा उनसे दरख्वास्त है कि इस जैसे टैलेंट को जो है पॉलिश करें। हमारे मुल्क में बेइंतहा टैलेंट है, सिर्फ अगर कमी है तो वो रहनुमाई की है, डायरेक्शंस की है। और वो आपका हमारा वादा जिम्मा है। मुझे चाहिए कि आप अपनी रहनुमाई यहाँ पे भी शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ जी, नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आपको मैंने बताया आज तो आपको हमने बुलाया जी, एज जी। हिज मेंटोर। नेक्स्ट टाइम आई नीड यू इन फोकस, जी। और आप गाइड करेंगे आईटी, ये जो हमारा बच्चा करता है प्रोग्रामिंग वगैरह तो अपनी जगह, लेकिन एआई, जी। द वर्ल्ड इज ऑल Is एआई ना। AI। सो नेक्स्ट टीजर के तौर पे बता रही हूँ कि जी, सर हमें ज्वाइन AI करेंगे, ने आपकी दुनिया में चेंज कर देना है। 800 बिलियन जॉब्स आनी है। तो हमने 800 भी वो billion। जॉब्स लेनी है। जी, और हमने फिर हमें- क्या करना है ये बताएंगे। ये हम आपको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बताएंगे। हाँ। मेरा बेटा क्या पैगाम देगा, हमारा मैं- सुपर हीरो, हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर। जी हाँ। मेरा बेटा। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आप, इफ़ आई कैन डू दिस वाई यू कांट डू दिस। अगर मेरे जैसा एक 9 साल का बच्चा कर सकता है तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो मैं सबको ये पैगाम है कि आप इस, क्योंकि यह फ्यूचर ही आपका है, आईटी आपका फ्यूचर है, तो आप जिस पीस ऑफ पेपर के लिए भाग रहे हैं उसको आप इतना टाइम ना दें, क्योंकि आपका फ्यूचर आईटी है। तो क्योंकि आप आईटी को अगर टाइम देंगे तो वही आपका फ्यूचर है। तो आप उस पीस ऑफ पेपर को टाइम ना दें, क्योंकि 2026 आप लोगों का है। क्या बात है मेरे हीरो की। भाई मुझे तो लग रहा है मेरा बच्चा जो है वो एंकर भी बन जाएगा, साथ में एक्टर भी बन जाएगा। बेटा उसमें मेरे से रब्ता करना, ठीक है? मैं मेंटोर बनूंगी। बाय द वे यू शुड स्टार्ट हिज यूट्यूब चैनल आल्सो, यस, जहाँ पे ये मेंटोर करे। ये भी एक बड़ी ये करना है इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने। हो सकती है, क्योंकि आप ये देखें इसने सिर्फ मुझसे डिस्कशन रहती है इसकी, क्योंकि जब मैं ऑफिस आता हूँ इसको अपने पास बुला और लेता सर वही वाली बात है ना कि ये अब ये ये जो आपकी हमारा डिग्रीज को बच्चा कह रहा है, इतना piece of paper है। कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, बेसिकली ही इज क्रिएटेड अ मिनी, आपने अपना मिनी में क्रिएट जी, कर दिया, create कर दिया। और इंशाल्लाह ये आपको भी सरपास करेगा और इससे भी आगे जाएगा। जी, इंशाल्लाह। और हर टीचर की यही ख्वाहिश होती है जी। कि स्टूडेंट जो है या जो जिनको वो मेंटोर करे वो उनको भी पीछे छोड़ के आगे निकल जी, जाए। इंशाल्लाह तो अल्लाह हमारे इस बेटे को करोड़ कामयाबियों से नवाजे, आमीन। ब्रेक में जाएंगे, अब ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत से मामलात होते हैं जिसमें फ्रॉड भी होता है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जहाँ पे हमने अभी ब्रेक से पहले आपकी एक बहुत ही ब्रिलियंट यंग मैन से मुलाकात कराई जो बहुत ही बड़े बड़े काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी बड़े बड़े काम कर रहे हैं और वो बड़े भी हो चुके हैं। हमारे साथ तो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं जो हमें साइबर स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस देंगे। हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं आमिर सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम आमिर। एंड देन वी हैव विद अस ज़ैन अली कुरैशी जो एक्सपर्ट हैं इन साइबर लॉ।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जैसे कि हमने बिल्कुल प्रोग्राम की शुरुआत में बात की कि हमें कुछ चीज़ों का बड़ा ख़ास ख्याल रखना चाहिए, हमें माइंडफुल होना चाहिए, उसी तरह देयर आर सर्टन थिंग्स जो अगर हम अवॉइड कर जाएं तो हम स्कैम्स और बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। आजकल जो स्कैम्स चल रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे क्या करना चाहिए उनसे बचने के लिए, और अगर हो जाए तो कैसे फिर हमारा क्या रद्द अमल होना चाहिए। तो सर आपसे बात का आगाज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन आजकल स्कैम्स क्या चल रहे हैं? देखिए, जो स्कैमर्स होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई उनके मोटिव्स होते हैं। बहुत सारे स्कैमर्स जो हैं वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स के पीछे जा रहे होते हैं कि किस तरीके से कस्टमर्स के अकाउंट से पैसे निकाल दिए जाएं। बहुत से लोग होते हैं जो कि आइडेंटिटी थेफ्ट के थ्रू लोगों की प्रोफाइल्स को कॉपी करते हैं और या उनकी प्रोफाइल्स को हैक कर लेते हैं और फिर उनसे रैंसम डिमांड करते हैं। यूजुअली इंडिविजुअल जो इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं उसमें सबसे नंबर 1 मिस्टेक ये होती है कि हमारे पास कोई इस तरह का लिंक आता है तो हम वेरीफाई नहीं करते हैं कि ये लिंक ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से है कि नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा फ़ोन्स के ऊपर कॉल्स आती हैं, वो डराते हैं कि भाई आपके साथ ये हो गया है, आपने अभी इतने पैसे जमा कराने हैं। रिसेंटली अभी FBR का एक आप सबको पता है कि FBR 30 सितंबर को जो है वो रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, तो सबको मैसेजेस जाना शुरू हो गए थे कि भाई और वो एक्सटेंड भी हो गई है डेट शायद। जी 15 अक्टूबर तक हो नहीं, गई। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खुद घबरा गई। मुझे आज सुबह एक FBR का ही मैसेज आया, ये देखिए, FBR गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। एक पहले आया, वो मैंने अपने अकाउंटेंट को फॉरवर्ड किया। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं कि मैंने पता नहीं क्या क्या ख़रीदा हुआ है, तो ये तो मैंने नहीं ख़रीदा हुआ। फिर मैंने उनको ये एक और आया कि जी पता नहीं 38 लाख पता नहीं क्या कहा आपने, क्या मुबारक हो आपको। तो मैंने कहा ये क्या है। जी, सो यू माशाल्लाह यू हैव दैट मच सिग्निफिकेंस कि आपने उसको सोच लिया। बहुत से लोग सोचते भी नहीं हैं, वो घबरा के क्लिक कर देते हैं। फिर वो फेक वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहाँ उनसे उनका डेटा लिया जाता है, कार्ड का नंबर। कोई भी बैंक आपको किसी भी फॉर्म पे ले जाके आपके कार्ड की डिटेल्स नहीं मांगेगा। कोई भी इंडिविजुअल आपको कॉल करके अगर आपसे कार्ड की डिटेल्स मांगता है तो आपको नहीं देनी चाहिए, या अकाउंट की डिटेल्स मांगता है नहीं देनी चाहिए। बैंक्स खुद इस चीज़ को एडवर्टाइज़ करते हैं और कस्टमर अवेयरनेस फैलाते हैं कि भाई आपने अपने किसी भी किस्म की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को, जिसमें कार्ड नंबर, NIC, नेम, कार्ड नेम, CVV कोड जो होता है कार्ड पे, इस तरह की किसी भी चीज़ को नहीं देना। मतलब व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आता है कि जी जल्दी से अपना फलां भेजते हैं वरना आपका व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाएगा। लोग डर के मारे कि यार काम कर रहे हैं, बिजी हैं, या स्पेशली अगर आप होम मेकर हैं या कोई है, तो बंदा घबरा के फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन भेज देता है। ना सिर्फ आपका फ़ोन हैक हो जाता है बल्कि फिर आपकी बाकी सारी चीज़ें भी, अकाउंट्स भी सारे बैंक अकाउंट्स वगैरह भी हैक हो जाते हैं। जी एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में बहुत से बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने व्हाट्सएप बैंकिंग स्टार्ट की हुई है। बिल्कुल। तो वो डेफिनेटली अगर आपका व्हाट्सएप गया तो डेफिनेटली आपका सारा सेटअप। सर भाई आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके देखिए, एक तो होते हैं ना इस टाइप के केसेस होते हैं, इनको मैं छोटा मोटा तो नहीं कहूँगी, बट ऑब्वियसली जिस इंसान के लिए होता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कोर्ट में आ जाते हैं। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से सबसे कॉमन केसेस हैं जो आपके सामने आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली इस तरह के क्राइम्स को कहा जाता है फाइनेंशियल क्राइम्स। क्योंकि व्हाट्सएप क्राइम्स वगैरह पे तो आपको पता है कि मतलब बंदा नहीं आता, क्योंकि अगर किसी के 18,000 रुपये चले गए, बंदे ने कहा कि यार वकील करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उल्टा लाख रुपए का हमारा खर्चा हो जाएगा, तो बड़ी दफ़ा लोग नहीं भी करते, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते कंपनी। लीगली क्या इश्यूज आ रहे हैं? देखिए इस तरह के क्राइम्स को कहा जाता है फाइनेंशियल क्राइम्स। अब फाइनेंशियल क्राइम्स में दो तरह के इमोशंस ऐसे हैं जिनको अगर आप कंट्रोल कर लें तो ये क्राइम ना हो। द फर्स्ट वन इज़ कि जब आपको कोई शख्स खौफ दिला रहा है। खौफ किस चीज़ का दिलाया जा रहा है कि आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, हाँ जी, आपका बेटा जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, फौरन पैसे भेजे वरना हम इसको बेल नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। अब इसी तरीके से जो सेकंड इमोशन है वो ये है कि आपको लालच दिया जाता है कि अगर आप ये कोड शेयर करेंगे तो इस कोड के शेयर करने से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी, या आपको घर बैठे हुए पैसे मिल जाएंगे, या आपकी लॉटरी निकल आएगी। अब ये इमोशंस को अगर आप कंट्रोल कर लें, बेसिकली साइबर क्राइम से बचने का एक ही तरीक़ेकार है, दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आपको खुद नॉलेज नहीं होगा कि आपने इससे बचना कैसा, आप इस क्राइम से नहीं बच सकते। अब अदालतों की अगर हम बात करें कि कौन से केसेस ज़्यादा हैं, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं वो ये हैं कि जैसे किसी शख्स का अकाउंट जो है वो अनऑथराइज एक्सेस कर लिया गया और उसके कोई जानने वालों को ये कहा गया कि मैं इमरजेंसी में हूँ, ये काइंडली आप मुझे पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र कर लें, या किसी को फेक अकाउंट से रब्ता किया गया और उसे कहा गया कि जी मुझे इस वक्त पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दें। लेटर ऑन जब उनको ये पता चलता है कि ये अकाउंट फेक था, तब तक वो पैसे जा चुके होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये बात है कि देखें, एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ न्यूज़।
वेरिफिकेशन ऑफ न्यूज़ ये है कि मुझे जो चीज़ व्हाट्सएप पे आ रही है मैं उसके ऊपर फौरी यकीन ना कर लूँ। मैं सबसे पहले भेजने वाले के नाम से, जिस शख्स के नंबर से मुझे आ रही है, मैं उसको एक दफ़ा कॉल करके ही वेरीफाई करूँ। लेकिन जैन बेटा कभी कभी ऐसे, जिस तरह अभी आपने शेफ़ तैयबा हमारे साथ शेयर किया एक इंसिडेंट, हमारी शेफ़ तैयबा ने भी ये बताया कि इसी तरह ना इनके एक ग्रुप था जिसके अंदर ये बहुत सी खवातीन थी, सब एक दूसरे को हेल्प आउट एम्पावर करने के लिए। अब एक खातून का मैसेज आ गया कि जी ये क्राइसिस हो गया, पैसे भेज दें। इस बेचारी ने पैनिक में आके भेज दिए, जबकि उस खातून ने अपने एक और ग्रुप में किसी और से मैसेज करवा दिया था कि भाई मेरा अकाउंट हैक हो गया, कोई रिस्पांस ना दे, बट वो नहीं चेक हुआ, वटेवर हुआ, वो सिचुएशन ऐसी थी, तैयबा जी ने पैसे भेज दिए। अब बात यह है, उस बंदे को तो सू नहीं कर सकते ना जिसका आपने सोचा था कि उसने मैसेज किया, क्योंकि उस बेचारे ने तो किया ही नहीं। देखिए इसमें बड़ी अहम चीज़ ये है कि और जैसे एक्चुअल आपके अपने उस बंदे के नंबर से आता है मैसेज, जी ऐसे ही तो ये नहीं है कि किसी रैंडम नंबर से किसी ने आपको कहा। इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है, वो ये कि जैसे हम रियल वर्ल्ड में कनेक्टिविटी करते हैं, अभी हम इस कमरे में बैठे हुए, एक शख्स बाहर से आ जाता है, वो हमारे साथ कनेक्टिविटी करने की कोशिश करता है, तो हम उसके साथ कभी भी अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करेंगे। लेकिन फिनोमिना ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत डिफरेंट है, वहाँ पे हम स्ट्रेंजर्स पे बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं। भाई अपनी लोकेशन, मैं यही बता रही थी बड़े साल पहले, जब आपको याद है जब फेसबुक पे चेक इन आता था कि जी आप यहाँ पे आए हैं, मैंने इसी तरह एक दफ़ा चेक इन किया, अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई थी, कुछ 40-45 लोगों का मजमा आ गया जी, किसी ने देख लिया, वो इर्द गिर्द जो रहने वाले थे वो आ गए कि जुगन के साथ तस्वीर खींचेंगे, वो तो चलो प्राइवेसी की बात हुई। लेकिन जब आप ये लगा देते हैं, हमने यही कहा कि ऑनलाइन आप लगा देते हैं कि जी गोइंग टू दुबई इन 3 days, जी, अब लोगों को पता है ये बंदा अकेला रहता है या ये मियाँ बीवी रहते हैं, अब ये दोनों छुट्टी पे जा रहे हैं, घर खाली होगा, डकैतियाँ हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। आप देखिए साइबर स्पेस से इंफॉर्मेशन लेके फिजिकल डकैती हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जब साइबर स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ पे जब हम कनेक्टिविटीज़ करते हैं तो मोस्टली हम स्ट्रेंजर्स को ऐड करते हैं जिनसे हम कभी ज़िंदगी में मिले नहीं होते, और अल्टीमेटली क्या होता है कि चूंकि हम उन पे ज़्यादा इत्मीनाद कर रहे होते हैं, उनकी जो हमें इंटरनेट पे लाइफ नज़र आ रही होती है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होती है, तो हम उनके साथ दोस्तियाँ भी करते हैं, उनके साथ अपनी बातें भी शेयर करते हैं। जैसे बहुत सारे जो ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी है वहाँ पे ये देखा गया है कि जहाँ पे लोग अपनी तस्वीरें शेयर कर लेते हैं, अपना डाटा शेयर कर लेते हैं, तो फाइनेंशियल फ्रॉड भी कमिट होता है, साथ ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप अपना डाटा शेयर कर देते हैं तो डाटा शेयर करने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रॉड शुरू होता है, आपसे एक्सटॉर्शन ऑफ मनी होती है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने किए हैं जहाँ पे हमने ये देखा कि लोगों के साथ ऑन द वन एंड जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट हो रहा है, और दूसरी तरफ उनको साथ साथ जो है वो ब्लैकमेलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है कि उनकी तस्वीरें जा चुकी हैं या उनका डाटा जा चुका है, इत्मीनाद में ले लिया गया, रिलेशनशिप बना लिया गया, तो उसको भी बाद में इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये बेसिकली जो यंग जनरेशन है, मैं समझता हूँ ये चैप्टर ना सिर्फ उनके लिए बल्कि ये जो हमारे स्पेशली वालदैन हैं, हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ ये क्राइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बल्कि किचन में आई थिंक सब कुछ तैयार भी हो गया, राइट? हाँ जी, तो किचन की भी अपडेट ब्रेक के बाद ही हम लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, किचन की अपडेट भी लेंगे, एंड ऑफ कोर्स ये जानेंगे कि फिर हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, वो कौन से चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जिनका ख्याल रखें, और अगर खुदा न खास्ता आप किसी इस तरह के साइबर क्राइम में की वजह से आपको कोई इशू आता है या आपके पैसे या कोई भी बात या हरास या व्हाटएवर, तो करना क्या चाहिए फिर, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। हाउ डू वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम साइबर क्राइम? देखिए, नंबर 1 चीज़ होती है अवेयरनेस। अवेयरनेस अगर आपके पास नहीं है तो एक जहन में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं शुबा। आपको एक मैसेज आया है और वो कहता है कि ये हो गया है, आप इस लिंक पे क्लिक करें और पैसे जमा करें। सो आपके पास उस इदारे का नंबर भी होगा, आप जाएं सिंपल किसी से पूछ लेंगे, भाई अगर FBR से मुझे कोई मैसेज आया है और वो कोई स्कैम लग रहा है तो वो उसको बता सकते हैं कि हाँ ऐसा। पहली बात ये कि FBR SMS के थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करता, जो भी टैक्स फाइलर है उसको पता होता है कि वो ईमेल के थ्रू करता है। सिमिलरली अगर आपको कोई कॉल आई है और वो ऐसा लग रहा है कि बैंक के रियल नंबर से कॉल आई है, तो और आपको वो कहता है कि भाई आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, दिस एंड दैट, तो आप फ़ौरन कहें कि अच्छा मुझे 2 मिनट दें, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, और फिर आप उसी ऑथेंटिक नंबर पे कॉल करें। सो यू विल गेट टू नो। सिमिलरली ऐसी चीज़ें जिसमें अगर आपको लग रहा है कि यार ये सस्पिशियस है, ऐसा नहीं होता, अगेंस्ट द नॉर्म है, ठीक है। जैसे अभी लास्टली मैं 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि हमारी एक मशहूर फेमस सेलिब्रिटी हैं, उनका जो ओरिजिनल पेज है
उसके कम फॉलोअर्स हैं, और जिसने फेक बनाया हुआ उसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो यही तो होता है। मुझे भी एक दफ़ा किसी ने मैसेज किया कि जुगन आप ही, मैंने आपके दूसरे अकाउंट पे जायज़ कैश किया था। मैं तो तरा ही निकल गया। मैंने कहा कौन क्या? तो कहते हैं आपका जो, उससे फिर मुझे लिंक भेजा। मैंने फिर कंप्लेंट फाइन की और उस बंदे से माजरत की। मैंने कहा रियली सॉरी जी, ये मैं नहीं हूँ। और उसके साथ साथ देखिए अक्सर लोग अपनी इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू हो जाते हैं। तो इवन विदाउट गिविंग किसी को फ़ोन पे इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया पे लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं और बड़ा वो प्राउड समझते हैं, उसमें प्राइवेसी का ख्याल नहीं करते अपना। मोबाइल नंबर्स लोगों ने अपने उसके साथ लिंक किए होते हैं। उसके साथ वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर लिंक करें अपने फ़ोन नंबर को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे, बट विजुअली लोगों को नहीं नज़र आना चाहिए। फिर तो लोगों को डायरेक्ट एक्सेस हो जाती है आपसे। जी सर, और क्या अवॉइड करें? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आम तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर जो सबसे आपको अहम चीज़ जो समझनी चाहिए वो ये है कि इस क्राइम से बचने का एक ही तरीक़ेकार है, और वो ये है कि आप खुद इतने सेल्फ अवेयर हों कि आपके साथ ये क्राइम ना हो सके। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर लेट्स सपोज कोई शख्स है, अगर आपको कहीं नज़र आ जाता है कि आपके नाम से फ़ेक अकाउंट चल रहा है, फ़ेक जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट कर दिए गए हैं, और आप एक पॉपुलर शख्सियत हैं, आपको लोग जानते हैं, और आपको ये शक है कि ये बाद में अकाउंट मिसयूज़ हो सकता है, उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट करें, रादर देन कि आप वेट करते रहें बाद में उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा लोग उसको लाइक कर लें, उस पेज को फॉलो कर लें, बाद में क्या होगा वो आसानी से लोगों से क्राइम कमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो अवेयरनेस है वो मैसिव लेवल पे होनी चाहिए। मैं समझता हूँ स्कूल लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए। एटलीस्ट एक लेक्चर किसी भी स्कूल के अंदर ऐड होना चाहिए कि जहाँ पे बच्चों को ये बेसिक अवेयरनेस दी जाए कि हाउ टू अवॉइड दी मिस यूज़ ऑफ जो मोबाइल फ़ोन है उसको कैसे आपने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, ये बताना बहुत ज़रूरी है। और वही वाली बात है ना जैन, देखो यू आर मच यंगर देन मी इन एज, तो बेटे मुझे तो यही बात हैरान करती है कि छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ाए हुए हैं। अब उन्हीं मोबाइलों से बच्चे पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। आपको पता है कभी कभी बच्चे जो हैं इन्फॉर्मेशन दे देते हैं क्योंकि किसी का फोन है होता है बच्चे के हाथ में, वो खेल रहा होता है, उन्हें पकड़ा 1 मिनट में मामा के वॉलेट से देख के बताता हूँ, ये भी होता है। तो खुदा का वास्ते सबसे पहले तो माँ बाप चेक्स एंड बैलेंस रखें ना। हमारा फर्ज बनता है कि हम, जब 8 साल के बच्चे को आप एक मोबाइल दे देंगे एज अ गिफ्ट और वो उस मोबाइल को ओपनली यूज़ करेगा। मेरे बेटे ने एक दफ़ा, मुझे याद है मेरा बेटा हमजा ने 11 साल की उम्र पे मेरे ही मोबाइल से पता नहीं क्या चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर कर दी क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन फ़ोन के अंदर थी। फिर मैंने वो हटाई सारी कि जी मैंने नहीं सेव करनी अपनी मोबाइल के अंदर के अकाउंट नंबर ये वो जो आप एकदम से डाल देते हैं क्लिक करके। तो ये सारी चीज़ों पे ख्याल करना पड़ता है क्योंकि बाहर के ममालिक में, यहाँ पे पूरी दुनिया में ये एक्टिविटीज़ होती हैं। अच्छा, अगर हो जाए आपके साथ कोई क्राइम तो क्या करना चाहिए? देखिए, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको रिपोर्ट करना चाहिए। हमारे पास FIA साइबर क्राइम का विंग है, वो इन चीज़ को इन केसेस को डील करता है। हमारे पास लॉयर्स अब साइबर सिक्योरिटी की साइट पर आना शुरू हुए हैं। सो जो शुरू में आपने कहा था कि मेरा डैमेज कितना है और मुझे लॉ सूट का कितना कॉस्ट पड़ेगी, डेफिनेटली, लेकिन आप एटलीस्ट रिपोर्ट करें ताकि कोई और उससे ना अफेक्ट हो। और अगर आप साहिब हैसियत हैं, इवन अगर आपके जितने पैसे गए हैं उससे ज़्यादा आपका खर्चा लीगली होता है, अगर आप अफोर्ड करते हैं, तो व्यूअर्स जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे लोग बाज नहीं आएंगे। सो हमें भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि मिल के इस चीज़ को ख़त्म करें। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसी चीज़ हुई, मैंने पूरा FIA के साथ उसको परसू किया, मेरा बहुत टाइम और एनर्जी लगा, पैसे पूसे कोई नहीं उसमें मेरे आने थे, मैं हरासमेंट का एक केस था, लेकिन मैंने उसको एंड तक परसू किया कि भाई मजाक बना हुआ है, जिसका जो चीज़ चाहता है, कभी कोई ऊटपटांग चीज़ बना के रिलीज़ कर देते हैं AI पे, कभी वाहियात वीडियोस रिलीज़ कर रहे होते हैं जिसमें आप एक्चुअली होते ही नहीं हैं, कभी पैसे चोरी कर रहे होते हैं। तो ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, ये करप्शन और क्राइम का एक नेक्स्ट लेवल है। वकील को कब एंगेज करना चाहिए? देखिए, वकील को तब एंगेज करना चाहिए जब आपका केस FIR के बाद कोर्ट में आ जाए, जब आपको ये पता हो कि आपने अब रिप्रेजेंट होना है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो वहाँ पे एक लॉयर जो है वो आपको रिप्रेजेंट करे एट द बेल स्टेज, एट द रिमांड स्टेज या एट द ट्रायल स्टेज। लेकिन भैया अगर किसी की नॉलेज ही नहीं है, जैसे बेटा अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैंने किधर से स्टार्ट करना है और क्या करना है, जैसे आप समझ रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा अथॉरिटीज़, कुछ नहीं मासूम लोगों को नहीं पता होता अथॉरिटीज़ का। सबसे पहले तो जो इसके लिए डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं वो NCCIA है। NCCIA। उसके बाद अगर आप वहाँ आपकी एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद आपकी FIR हो जाती है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द एक्यूज इज़ द स्टेज कि जहाँ पे उस एक्यूज का रिमांड अदालत के अंदर जाएगा। अब एट दैट स्टेज आपको एक लॉयर की ज़रूरत है। अगर अक्यूज बेल फाइल करता है तो उसको कॉन्टेस्ट करने के लिए आपको एक लॉयर की ज़रूरत है। अगर आप उस केस का आगे ट्रायल चलता है
तो उसके लिए आपको एक लॉयर की ज़रूरत है, यानी कि आपको लॉयर की ज़रूरत का आगाज़ तब होगा जब एक केस कोर्ट ऑफ लॉ में चला जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली व्यूअर्स एक्शन हमने ही लेना है। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाइमली रिस्पॉन्स दें। अगर आप एक सेकंड के लिए भी नोटिस करते हैं कि कोई चीज़ ऑफ है, राइट अथॉरिटी से रब्ता करें। आपने भी बताया, FIA का भी हमें पता है। देखिए ऑनलाइन सर्च कर लें, गूगल, चैट GPT हर चीज़ का जवाब दे देती है। चैट GPT में आप ऑडियो रिकॉर्ड कर दे कि जी आई हैव जस्ट फेस साइबर क्राइम, यू नो आई हैव जस्ट फेस साइबर क्राइम या फ्रॉड, हु डू आई कॉन्टैक्ट इन पाकिस्तान। वो शायद आपसे पूछे कि जी आप किस प्रोविंस में, आप प्रोविंस भी बता दें और आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन व्यूअर्स इन चीज़ों को छोड़ा ना करें। लोग अक्सर कहते हैं कि यार 4000, 8000, 3000, 5000 गए हैं, डजंट मैटर। इसी तरह हज़ारों लोगों के पैसे जा रहे होते हैं और जब तक हम कलेक्टिवली एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये साइबर स्पेस के मामलात सॉर्टेड नहीं होंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स, आज हमने वर्ल्ड वाइड वेब को कवर करने की कोशिश की। कुछ एरियाज़ पॉजिटिव भी कवर किए, कुछ नेगेटिव भी कवर किए। देखिए हर चीज़ का इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है, हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, साथ साथ दूसरों का भी। खुदा हाफिज़।